ये प्यार मोहब्बत आशिकी सब एक धोखा है, अभी भी पढ़ ले बेटा मौका है। आप लोग अक्सर एक कहावत सुने होंगे कि जो डर गया सो मर गया। तो आप लोगों के डर को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए आ गया है क्लास 12 इंग्लिश कोर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का महाट्रिक। आज से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डरना नहीं है। किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे यहां पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा और जो भी चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा इतने सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और जो भी आंसर रहेगा ना ये सीधे आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा। टेंशन मत लो, सब्जेक्टिव का डर खत्म। टाटा बाय बाय, खत्म कहानी, ठीक है। टेंशन मत लो। देखो यहां पर जो भी मैं आपको बताऊंगा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो भी बताऊंगा कैसे आप लिखोगे तो ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। भाई वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। आप लोग पढ़ते थोड़े कम हो और घसीटते थोड़े ज्यादा हो, तो पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोगों का ये जो सब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूं आपका, देखो यहाँ पर इंग्लिश कोर में आपका एक बुक है। बुक का नाम है विस्टास। बुक का नाम क्या है? विस्टास। तो विस्टास बुक से आपका आज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे दे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप लिख के ले लीजिए, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का विस्टास बुक से आज के बाद से नहीं छूटेगा। ये दिया सर का एकदम वादा है आप लोगों के साथ। बस आप वीडियो को पूरा देख डालो। चलो यहां पर मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बताता हूं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे लिखोगे, इसका वास्तव में ट्रिक क्या होता है। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको लिखना है ना तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी चैप्टर है ना उस चैप्टर के बारे में आप थोड़ा सा जान लो, मतलब उस चैप्टर का थोड़ा सा समरी आप जान लो। उस चैप्टर में जो मेन जो कैरेक्टर है आप उसको जान लो। मतलब अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखना चाहोगे तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहला क्या करना, जो चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का थोड़ा सा आप समरी कर लो, थोड़ा सा आप समरी कर लो। दूसरा क्या करो, उस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है, जो भी मेन जो कैरेक्टर है ना, तो मेन कैरेक्टर्स को आप पढ़ लो थोड़ा सा। बस ये अगर दो काम अगर आप कर लेते हो ना तो एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। चैप्टर का थोड़ा सा समरी करो, चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बारे में जान लो। अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसी से रिलेटेड आएगा और जो भी आप पढ़ोगे, जो लाइन आपको मन करता है कॉपी करो पेस्ट कर दो, कॉपी करो पेस्ट कर दो। यहां पर चलो मैं आपको लाइव समझाता हूं कि आपको आखिर में करना कैसे है। देख लो, चीजों को देखो, अच्छे से समझो। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, समरी देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, मेन कैरेक्टर्स को देखेंगे। जैसे देखो आपका एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। आपका एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? द थर्ड लेवल, ठीक है। इसमें एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम है चार्ली। देखो कैरेक्टर का नाम क्या है? चार्ली है। अब बात को समझो कि सर आप क्या बता रहे हो, ये तो आप सर अच्छे से बता दो मुझे, और सर जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर हमें कैसा लिखना है सर ये भी आप मुझे बता दो। आप अगर मॉडल पेपर को देखोगे ना, मॉडल पेपर को अगर आप उठा के देखोगे तो थर्ड लेवल से आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जाओ मॉडल पेपर देख लो, तो मॉडल पेपर में थर्ड लेवल से क्वेश्चन आपको दिया गया है। भाई कुछ नहीं करना है, यहां पर मैं आपको जो जो बताऊंगा, जो जो सेंटेंस बताऊंगा, जितना आपको याद आता है, जो जो लाइंस आपको याद आता है आप इसके आंसर में लिख डालो। जो जो याद आता है, जो जो याद आता है। अभी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा ना, पूरे थर्ड लेवल चैप्टर के बारे में बताऊंगा, पूरे थर्ड लेवल चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको जो भी चीज पढ़ाऊंगा आपको जितना भी लाइंस याद आता है उस टाइम आप लिख डालो, आप लिख डालो, वही हो गया आपका आंसर, वही हो गया आपका आंसर। मान के चलो कि कोई क्वेश्चन है जो हमारा चार्ली से रिलेटेड आता है, मतलब उस क्वेश्चन में मान के चलो कि एक वर्ड हमको लिखा हुआ मिल जाता है चार्ली। क्या लिखा हुआ मिल जाता है? चार्ली। तो अभी चार्ली के बारे में मैं आपको जो जो चीज बताऊंगा आप लिख डालो। चार्ली के बारे में जो जो चीज यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा बस आप उस क्वेश्चन में लिख डालो। जितना आपको याद रहता है, जितना आप लिख सकते हो लिख दो। ऐसे होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर। आपको समझ में आया? नहीं आया है मैं आपको फिर थोड़ी बहुत समझा देता हूं। देखो मान के चलो, मान के नहीं चलना है। एक्चुअल में अगर आप मॉडल पेपर को देखोगे तो मॉडल पेपर में आपका थर्ड लेवल से क्वेश्चन है, थर्ड लेवल से क्वेश्चन है। तो भाई अभी मैं आपको थर्ड लेवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे। देखो ना इस प्रकार से बहुत सारे अभी मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा, लाइंस पढ़ाऊंगा। तो जो जो लाइंस आपको याद आता है बस चिपका दो, बस चिपका दो, चिपका दो, हो गया आंसर। बात समझ में आया? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में मान के चलो चार्ली लिखा हुआ है, भाई कुछ मत करो, अभी चार्ली के बारे में जितना भी लाइंस मैं आपको बताऊंगा आप वहां पे चिपका दो, वही होगा आपका आंसर। तो ऐसे करना है। अभी आगे और मजा आएगा, टेंशन मत लो, पहले देख लो, पहले सीख लो, समझ लो, अच्छे से जान लो। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। तो चलो चार्ली के बारे में बात करते हैं। देखो चार्ली, ठीक है। चार्ली, चार्ली कौन है भाई? तो चार्ली इज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। ये जो आप
देख पा रहे स्टोरी द थर्ड लेवल, इसमें जो मेन कैरेक्टर है कौन है? चार्ली है। ही इज ए यंग मैन, वह एक जवान सा आदमी है। ही इज 31 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का है भाई? 31 साल का है, ठीक है। ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में रहते हैं। ही वर्क्स इन एन ऑफिस, और ये एक ऑफिस में काम करते हैं। हिज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन, और ये इसका हॉबी क्या है? स्टाम्प कलेक्शन करने का इसका हॉबी है। देखो कितना सिंपल है, खुद देखो, खुद पढ़ो कितना सिंपल है। आगे देखो, आगे क्या है? इसके मैरिड लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं। देखो क्या है? ही वॉज मैरिड टू लुइसा, मतलब चार्ली के पत्नी का नाम क्या है? लुइसा है, मतलब ये लुइसा से शादी करते हैं। She was disturbed and worried about her husband and his mental health due to his desire to find the third level. मतलब यहां पर थोड़ा सा जानो बात को, थोड़ा सा बात को जानो। ये जो चार्ली है ना हमारा, ये जो चार्ली साहब है, ये मतलब क्या होता है भाई? ये मतलब थोड़ा स्ट्रेस्ड है, थोड़ा डिप्रेस्ड है। इसके चलते क्या होता है? ये सपना देखता है। क्या सपना देखता है? इस चैप्टर में आपको एक तो मिलेगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या मिलेगा? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मिलेगा। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। अब ये जो स्टेशन है ना, इस स्टेशन में मात्र 2 ही लेवल है। इस स्टेशन में मात्र 2 ही लेवल्स है, मात्र 2 ही लेवल्स है। लेकिन ये जो चार्ली साहब है, ये मतलब खुद सोच लेते हैं कि नहीं, इसमें 2 लेवल्स नहीं है, बल्कि इस स्टेशन में 3 लेवल्स है। इस स्टेशन में कितने लेवल्स है? 3 लेवल्स है। लेकिन वाकई में वहां पर मात्र 2 ही लेवल्स होता है। मतलब ये मतलब ऐसा सपना देखते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये अपने पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो पास्ट में चले जाते हैं, तो ये सब चीज को लेकर इनका जो मतलब चार्ली का जो मेंटल हेल्थ था उतना सही नहीं था। और इस सब चीज को देखकर मतलब ये जो लुइसा है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचती थी, वॉरिड करती थी। वही चीज लिखा हुआ है, देखो कि सी वॉज डिस्टर्ब्ड एंड वॉरिड अबाउट हर हस्बैंड एंड हिज मेंटल हेल्थ ड्यू टू हिज डिजायर टू फाइंड द थर्ड लेवल। मतलब वो ये मतलब सोचते थे कि मैं तीसरा लेवल को फाइंड करूंगा ही करूंगा, तीसरा लेवल को मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। ये सब चीज को लेकर ये जो लुइसा है, वो अपने पति को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचती थी, डिस्टर्ब रहती थी, वॉरिड करती थी, चिंता करती थी। बात क्लियर हो गया? आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास? आगे है, अब आगे बढ़ो, द थर्ड लेवल। अब क्या होता है? there were 2 levels on ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था ना भाई, उसमें मात्र 2 ही लेवल्स था, 2 ही लेवल्स था। बट चार्ली होल्ड्स दैट देयर आर 3 लेवल्स। बट चार्ली सोच के रखा है, वो पकड़ के रखा कि नहीं, उसमें 3 लेवल्स है। सो द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। तीसरा लेवल क्या था? वो बस का सोच का परिणाम था, वो इमेजिन कर रहे थे खाली कि उसमें तीसरा लेवल भी है। आगे देखो, आगे क्या है कि वन डे, यानी कि एक दिन, ही गेट्स लेट एट द ऑफिस। ऑफिस में उनको देर हो गया, लेट हो गया। ही वॉज इन ए हरी टू रीच होम टू हिज वाइफ। अब ये बहुत ही तेजी तेजी से बोल रहे हैं कि घर जाएंगे और अपने वाइफ से मिलेंगे। सो ही डिसाइड्स टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फिर इन्होंने क्या सोचा कि चलो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चले जाते हैं, वहां पर क्या करेंगे? सबवे पकड़ेंगे और उसी में चढ़ के घर जाएंगे। भाई सबवे भी पटरी में चलती है, आप देखना बड़े बड़े जो शहरों में होता है, आपको दिखेगा बस टाइप का होता है जो पटरी में चल रही है। तो ये सबवे मतलब पकड़ने के लिए क्या करते हैं? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चले जाते हैं। आगे देखो, ही गोज डाउन टू द सेकेंड लेवल। वो नीचे दूसरे लेवल पे चले जाते हैं। ही गेट्स लॉस्ट, दूसरे लेवल पे ये खो जाते हैं। ही गेट्स लॉस्ट। ही फील्स, वो फील करने लगता है। क्या फील करता है? दैट द स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। मतलब ये फील करते हैं कि ये जो स्टेशन है, ये पेड़ जैसा बढ़ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। एज सुन एज ही एंटर्स द थर्ड लेवल, पहले फर्स्ट लेवल पे गया, सेकंड लेवल पे गया, और अब वो सोच रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे आ गया हूं। ठीक है, वो थर्ड लेवल पे बोल रहा है आ गया हूं। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए न्यू वर्ल्ड। मतलब ये पास्ट में चले गए हैं और मतलब वो ये खुद सोच रहे हैं कि मैं एक नए दुनिया में आ गया हूं, एक न्यू वर्ल्ड में मैं आ गया हूं। हियर पीपुल्स आर वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स। जो यहाँ पर पीपुल्स है, जो लोग हैं, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? जो ओल्ड फैशन वाले जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, ये सब चीज पहने हुए हैं। दे हैव लॉन्ग बियर्ड्स, बड़े बड़े दाढ़ी है, और फैंसी मूछ है, फैंसी मूछ रखे हुए हैं, लंबे लंबे दाढ़ी है, और पुराने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये इमेजिन करते हैं। अब आगे चलो, आगे कहानी को समझो। आगे क्या है? एवरीथिंग वॉज ओल्ड फैशन, सब कुछ वहां पर पुराना फैशन वाला था।
ही रियलाइज दैट ही हैज रीच्ड द पास्ट, वो रियलाइज करने लगे कि वे पास्ट में चल गए हैं। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए, टू कंफर्म इट, मैंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, ही रीड्स द हेडलाइंस ऑफ ए न्यूज़पेपर एंड फाइंड दैट जून 11 1894 इज प्रिंटेड ऑन इट। अब इस चीज को इसको कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन में जो डेट लिखा हुआ होता है उस डेट को देखते हैं, और उसमें डेट लिखा होता है जून 11 1894। ये डेट उसमें लिखा हुआ होता है कि मतलब उसको भी विश्वास नहीं होता है कि वे पास्ट में चले गए हैं, भूतकाल में चले गए हैं। फिर आगे देखो, चार्ली वांट्स टू बाय 2 टिकट्स। चार्ली सोचता है कि भाई 2 टिकट्स खरीदेंगे फॉर गर्ल्सबर्ग ही ड्रीम टाउन, माने चार्ली 2 टिकट यहां पर गर्ल्सबर्ग के लिए खरीदना चाहते हैं, एक खुद के लिए और एक उसके वाइफ के लिए, ठीक है। बट ही इज अनेबल टू गेट द टिकट्स, बट वे टिकट नहीं ले पाते हैं ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, माने वो अरेस्ट होने के डर से वहां पर टिकट नहीं खरीद पाते हैं। ही रसेस वे फ्रॉम देयर एंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट, जब वे टिकट नहीं खरीद पाते हैं फिर बाद में वे अपने प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। ही टॉक्स टू हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम अबाउट द थर्ड लेवल, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो भी कांड होता है, जो भी इमेजिनेशन जो भी होता है, जो यहाँ पर चार्ली के साथ होता है, वो अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम को ये सब चीज के बारे में बताते हैं। बट ही थिंक्स दैट चार्ली हैज बीन डे ड्रीमिंग, बट सैम यहां पर सोचते हैं ये जो चार्ली है भाई ये दिन में ही सपना देखना शुरू कर दिया है, ये डे ड्रीमिंग हो गया है, दिन में सपना देख रहा है। आगे देखो, आगे क्या है, चार्ली कैन नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली कभी भी तीसरे लेवल को खोज नहीं पाया। वन डे, एक दिन, चार्ली फाइंड्स एन इनवेलप्स, चार्ली को एक दिन इनवेलप मिलता है इन हिज स्टाम्प कलेक्शन। मैंने बोला भाई इनको स्टाम्प कलेक्शन करने का इनको हॉबी था, तो इनकी स्टाम्प कलेक्शन में इनको क्या होता है, एक दिन मिल जाता है एक इनवेलप। इट हैज द एड्रेस ऑफ गर्ल्सबर्ग, उसमें गर्ल्सबर्ग का एड्रेस है। देयर इज ए नोट इनसाइड इट, उसके अंदर में एक नोट भी है। इट इज फ्रॉम सैम टू चार्ली, और ये जो नोट है ये सैम ने लिखा है चार्ली के लिए। इट इज बीइंग मेंशन्ड इन द नोट दैट ही हैज फाइंड द थर्ड लेवल, मतलब उसमें सैम लिखते हैं कि मुझे तीसरा लेवल मिल गया है, उस चीज के बारे में लिखते हैं। ही इनवाइट्स चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा टू कम इन द पास्ट, और सैम वहां पर बोलते हैं कि तुम मतलब चार्ली और अपनी पत्नी लुइसा दोनों तुम लोग क्या करो, पास्ट में आ जाओ, मुझे तीसरा लेवल मिल गया है। तो ये बात हो गया। आगे देखो, सैम कौन है भाई, तो सैम इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, ये एक साइकियाट्रिस्ट है और चार्ली का दोस्त भी है। और लुइसा कौन है, तो लुइसा चार्ली के पत्नी का नाम, चार्ली की पत्नी कौन है, तो लुइसा। बात क्लियर। अब देखो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन में या तो थर्ड लेवल आएगा, तो थर्ड लेवल आएगा भाई इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको समझा दिया, आपको जितना याद है आप जितना लिख सकते हो उसमें लिख डालो। चार्ली के बारे में आएगा तो भाई आप उसको लिखो। इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन आएगा, एक थर्ड लेवल के बारे में आएगा, एक चार्ली के बारे में आएगा। मैंने आपको सैम के बारे में बता दिया, लुइसा के बारे में भी बता दिया। तो चार्ली या फिर थर्ड लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, इन्हीं लाइन्स को आपको वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। दिया सर से कॉपी कर लो और एग्जाम में जाके पेस्ट कर दो, बस भाई इतना काम आपको करना है। चलो ये खत्म हो गया, आगे चलते हैं, अगला चैप्टर लेते हैं। अगला चैप्टर का नाम है टाइगर किंग। अगला चैप्टर का नाम क्या है, टाइगर किंग, ठीक है। अब इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। देखो भाई कोई भी क्वेश्चन टाइगर किंग से रिलेटेड आता है, जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सारे के सारी चीज वहां पर आपको चिपका देने हैं, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, यही करना है सर, और कुछ मत करो आप। देखो क्या करना है, टाइगर किंग क्या है, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम नॉन एज द नेम ऑफ टाइगर किंग, यानी प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा था, जो राजा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर किंग। मतलब प्रतिबंधपुरम का राजा टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। हिज रियल नेम वाज जिलानी जंग जंग बहादुर, इसका जो ओरिजिनल नाम है क्या है, जिलानी जंग जंग बहादुर इसका ओरिजिनल नाम है। आगे देखो, आफ्टर द प्रेडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स द किंग डिसाइड टू किल द 100 टाइगर्स, सो ही वाज नेम्ड द टाइगर किंग। मतलब एक क्या है, एक ज्योतिष रहता है, ठीक है, एक ज्योतिष रहता है, और ये ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो प्रिंस है, मतलब ये जो राजकुमार है, छोटा में मतलब कर देते हैं यहाँ पर भविष्यवाणी, ये जो प्रिंस है, ये जो राजकुमार है, जो आगे चलकर राजा बनेगा, जिसका नाम टाइगर किंग है, इसका जो मृत्यु है ना, इसका जो मृत्यु है 100वें बाघ के हाथों होगा, यानी 100वां जो बाघ होगा, 100th टाइगर्स क्या करेंगे, इसके जान ले लेंगे, 100th टाइगर्स इसका मौत का कारण बनेंगे।
ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि 100वां बाघ जो होगा वही यहां पर ये जो किंग है इसके मौत का कारण बनेगा। तो उस समय क्या होता है, ये तो भविष्यवाणी हो गया। फिर राजा जब बड़े होते हैं, जब इनको पता चलता है ऐसा कि ऐसा ऐसा भविष्यवाणी हुआ है मेरे को लेकर, ठीक है, तो ये कसम खा लेते हैं। उस दिन क्या कसम खा लेते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 100 बाघों को मारूंगा। और जब ये कसम खा लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये 100 बाघों को मारेगा, तो उस समय से इसका नाम क्या हो जाता है, टाइगर किंग। वही चीज यहां पर लिखा गया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखो आगे हमारा क्या है। द एस्ट्रोलॉजर said that the prince was born in the hour of bull। यानी ये जो प्रिंस है, ये जो राजकुमार है जो आगे राजा बना जिसका नाम टाइगर किंग है, इनका जो जन्म है ना वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ यानी बैल, और जो बैल होता है वह बाघ का दुश्मन होता है। बैल क्या होता है, बाघ का दुश्मन होता है। बाघ क्या करता है, बैल को मार देता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर बाघ क्या करेगा, राजा को मार देगा, क्योंकि राजा का जो जन्म है वृषभ राशि में हुआ है। वही लिखा हुआ है देखो कि द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज ऑफ ईच अदर। ये जो बुल और जो टाइगर होते हैं ये एक दूसरे का दुश्मन होते हैं। सो द टाइगर विल किल द बुल, यानी जो टाइगर होगा ना वो क्या करेंगे, जो टाइगर होता है वह बुल को मार देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार इट मीन्स दैट द प्रिंस विल बी किल्ड बाय द टाइगर, यानी प्रिंस किसके द्वारा मारा जाएगा, तो टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। आगे देखो द प्रिंस वॉज बट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। देखो इस बात को समझो, यहां पर बोला क्या जा रहा है, ये जो प्रिंस है, ये जो राजकुमार है, इसका जो पालन पोषण हुआ है किसके द्वारा हुआ है, इंग्लिश नैनी के द्वारा, यानी इंग्लिश दाई के द्वारा हुआ है। इसको जो इंग्लिश सिखाया गया है, इंग्लिश पढ़ाया जो गया है, इंग्लिश सिखाया गया है किसके द्वारा, तो एक इंग्लिश मैन के द्वारा इसको इंग्लिश सिखाया गया है। और इसको जो मिल्क है ना, मिल्क जो दिया जाता था, ठीक है, इंग्लिश काव का ही इसको मिल्क दिया जाता था। और इनको मूवी देखने के लिए इंग्लिश मूवीज ही दिया जाता था। बात को समझो, इसका पालन पोषण इंग्लिश नैनी के द्वारा हुआ है। इसको इंग्लिश कौन पढ़ाते थे, कौन सिखाते थे, तो एक इंग्लिश मैन सिखाते थे। इसको पीने के लिए इंग्लिश काव का ही दूध दिया जाता था, और इसको देखने के लिए इंग्लिश मूवीज ही दिया जाता था। ये सब चीज को देखो। थोड़ा आगे चलो, आगे बढ़ो। आगे क्या है, आगे है ही वोड टू किल द 100 टाइगर्स। राजा यहां पर कसम खा लेता है। ये क्या करता है, कसम खा लेता है कि मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा। ही किल्ड द 70 टाइगर्स ऑफ हिज ओन स्टेट। ये राजा क्या करते हैं, अपने राज्य में 70 बाघों को मार देते हैं। कितने बाघों को मारते हैं अपने राज्य में, 70 बाघों को मारते हैं। और अब बच के रहता है स्टिल द 30 टाइगर्स रिमेंड टू बी हंटेड। अब 30 टाइगर्स भाई बच के रहता है, और फिर इसके राज्य में बाघ खत्म हो जाता है। इसके राज्य में क्या होता है, बाघ खत्म हो जाता है कि नाउ ऑल द टाइगर्स ऑफ हिज स्टेट हैड क्या है, डिसअपियर्ड, यानी इसके राज्य में बाघ खत्म हो जाता है। जब इसके राज्य में बाघ खत्म हो जाता है तो राजा क्या करते हैं, एक ऐसे राजकुमारी से शादी करते हैं जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ है, क्योंकि इनको भाई 100 बाघ मारना है। सो ही मैरिड इन ए रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विथ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। ऐसे राज्य में शादी करते हैं जिस राज्य में बहुत ज्यादा टाइगर्स हो। नाउ ही किल्ड 99 टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज स्टेट। पहले 70 मारे थे और अपने ससुर के राज्य में 29 मार देते हैं। पहले 70 मारे थे और ससुर के राज्य में 29 मार दिए, यानी टोटल 99 बाघ इन्होंने मार दिया। टोटल 99 बाघ मार दिया। अब एक बाघ इनको मिल नहीं रहा है। एक बाघ के लिए राजा बौखला जाता है, बहुत सारे कर्मचारी को जॉब से निकाल देते हैं। ठीक है, आगे देखो फिर मजा आएगा आपको। देखो When the tiger king did not find the 100th tiger, जो 100वां नंबर वाला जो बाघ है ये मिल नहीं रहा है। His anger was at height, राजा गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। इनका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। Many officers lost their jobs, बहुत सारे ऑफिसर अपनी जॉब खो देते हैं। To solve the problem, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए the दीवान bought a tiger from the people park in मद्रास। जो दीवान थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मद्रास का जो पीपुल पार्क था वहां से एक बाघ खरीद के ले आते हैं। He and his wife released the tiger in the forest where the महाराजा was hunting। फिर क्या करते हैं, बाघ को उस जगह पे छोड़ देते हैं जहां पे महाराजा शिकार करने के लिए जाते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है, आगे होता है द किंग वॉट ए वुडन टॉय टाइगर टू द बर्थडे ऑफ हिज सन। फिर राजा के बेटे का जन्मदिन आता है। वे क्या करते हैं, अपने बेटे के बर्थडे के लिए भी भाई एक लकड़ी का एक खिलौना जो टाइगर ही है, ठीक है, मतलब एक लकड़ी का टाइगर खिलौना के रूप में है, ठीक है, ये बर्थडे में देता है गिफ्ट किसको, अपने बेटे को।
और ये जो टाइगर बना हुआ था लकड़ी का था और अच्छे से नहीं था, मतलब उसमें खोंच निकला हुआ था, जैसे होता है ना, जैसे आप देखें ना लकड़ी में खोंच खोंच निकला रहता है, ठीक है, मतलब वो अच्छा से नहीं था, वो रफ सरफेस था, रफ था, आप ये करोगे तो हाथ गड़ जाएगा। मतलब इसको एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, मतलब अच्छे से नहीं बना हुआ था। वही लिखा हुआ है कि इट वाज द 100th टाइगर, और यही इसका क्या है 100वां बाघ है। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, इसको अच्छे बनाने वाले मिस्त्री उतने अच्छे नहीं थे। सो इट्स सरफेस वाज रफ, इसका सरफेस रफ था, मैंने जहां तहां खोंच निकला हुआ था। देयर वेयर टीनी सिल्वर्स ऑन इट, वन ऑफ सिल्वर्स बिग्ड इन द राइट हैंड ऑफ द किंग। भाई उसमें बहुत ज्यादा मतलब निकला हुआ था, तो एक क्या होता है, एक टुकड़ा राजा के हाथ में घुस जाता है। एंड इट्स इन्फेक्शन फ्लेड इन हिज हैंड, इट वाज ऑपरेटेड बट द टाइगर किंग्स डेड। एक क्या होता है, एक टुकड़ा राजा के हाथ में घुस जाता है जिससे इन्फेक्शन होता है, बहुत दिखाता है, उसका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ होता है, बट राजा बचता नहीं है, राजा का राम नाम सत्य हो जाता है। तो इस स्टोरी से हमें भाई ये पता चल रहा है अभी तक कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। जो मतलब यहाँ पर राजा क्या चाह रहा था, राजा दिखाना चाह रहा था, राजा मतलब ये जताना चाह रहा था कि मैं ज्योतिष को गलत कर दूंगा, लेकिन ज्योतिष नहीं गलत होता, बल्कि इनका जो मृत्यु है 100वें बाघ के द्वारा ही होता है, भले ही वो बाघ लकड़ी का क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद आगे देखो, आगे हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है द इनेमी। चैप्टर का नाम क्या है, द इनेमी। तो हमने अभी जो हमने टाइगर किंग पढ़ा, तो टाइगर किंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, अभी जो मैंने आपको जितने सारे बताया है, जो जो आपको याद आता है चिपका दो, जो जो याद आता है चिपका दो, बस भैया यही तो करना ही है, यही तो हमारा काम है, यही तो हमें करना है, यही तो हम पढ़ रहे हैं, बस यही होता है ट्रिक। अब देखो अगला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द इनेमी। इस चैप्टर में हम लोग डॉक्टर सडाओ के बारे में पढ़ेंगे, जो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सडाओ। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड आएगा। देखो कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, कुछ भी क्वेश्चन आए, अभी मैं आपको जो बताऊंगा भाई वही आंसर होगा, हर एक क्वेश्चन में वही आपको लिखना है। बस ये यहाँ पर आपको देखना है कि आप कितना लिख पाते हो, आप कितना याद रख पाते हो, आपकी मेमोरी में कितना स्टोर है, और कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन कुछ भी देखो, क्या है कि हु वाज डॉक्टर सडाओ, वेयर वाज हिज हाउस, डॉक्टर सडाओ कौन थे, इसका हाउस कहाँ था, कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सडाओ, या फिर हाउ डिड डॉक्टर सडाओ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। एक क्वेश्चन ये वाला ही शायद हमारा मॉडल पेपर में दिया हुआ है, मॉडल पेपर में। तो भाई अभी मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगा, आपको जितना भी आपको याद आता है एग्जाम में आप लिख देना, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर बात को समझ लो, एक्चुअल में इस स्टोरी में क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा जो मेन है मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में यहाँ पर जो कहानी है जापान का है। डॉक्टर सडाओ जो है ये जापान के एक डॉक्टर है, जापान के एक फेमस डॉक्टर है, ठीक है। इनका जहाँ घर होता है वहां पर एक दिन एक अमेरिका का सैनिक वहां पे बेहोश मिलता है, जो कि जख्मी था, उसको गोली लगा हुआ था। और उस टाइम देखो भाई ये जो कहानी है आप देख लो, जापान का है और अमेरिका का है। और जापान और अमेरिका क्या है भाई, एक दूसरे का दुश्मन था। क्यों दुश्मन था, क्योंकि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया था, परमाणु बम भी गिराया था। आपको पता भी होगा, आपने पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़ा भी होगा कभी, कि कोई नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका और जापान क्या है भाई, एक दूसरे का यहाँ पे दुश्मन है। तो यहाँ पर डॉक्टर सडाओ जापान के है, अमेरिका का सोल्जर होता है। अब यहाँ पर देखो मदद अगर करता है ना, अगर ये मदद करता है तो समझो कि ये देशद्रोही भी कहला सकता है। डॉक्टर को यहाँ पर जेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जो डॉक्टर है इस अमेरिकन सोल्जर्स का मदद करते हैं। कैसे क्या होता है आगे चलो हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से। देखो क्या है डॉक्टर सडाओ के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर सडाओ वाज ए जापानीज डॉक्टर। ये क्या है भाई, तो जापान के एक डॉक्टर है, जापानीज डॉक्टर है। ही वाज ए वेरी फेमस डॉक्टर, ये एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। हिज हाउस वाज ए लो स्क्वायर स्टोन हाउस, इट वॉज बिल्ड अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नेरो बीच। मतलब इतना याद रखो कि जो डॉक्टर सडाओ का जो घर था एक बीच के सामने था, एक बीच के निकट था। समुद्र बीच जो होता है तो एक बीच के निकट था। आगे देखो डॉक्टर सडाओ वाज ए जापानीज, ये एक जापानीज था। ही वॉज सेंड टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी, ये अमेरिका जाते हैं सर्जरी का स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। ही मेट हाना देयर, अब ये जो डॉक्टर सडाओ है इनका मुलाकात वहां हाना के साथ होता है। सी वॉज ऑल्सो ए प्योर जापानीज, और ये जो हाना है ये भी एक पूरी तरीके से जापानी ही थी। दे लव्ड ईच अदर, दोनों का भाई हो जाता है यहाँ पर प्यार,
ठीक है, दोनों का हो जाता है प्यार। दे कैम बैक होम एंड वेयर मैरिड अकॉर्डिंग टू ओल्ड जापानीज कस्टम्स। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद इन लोग आते हैं जापान, और जापान का उन लोगों का जो रीति रिवाज था, अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। आगे देखो, हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, यानी जो इनका घर है समुद्री बीच के किनारे बना हुआ है। अब देखो कहानी यहां से और हमारा इंटरेस्टिंग होगा। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, एन अमेरिकन सोल्जर फॉल डाउन विथ हिज फेस इन द सैंड। एक शाम की बात है, एक अमेरिकन सोल्जर का जो मुंह है, माथा है, जो हेड है, वह बालू में इस प्रकार से गड़ा हुआ है, बालू में इस प्रकार से गड़ा हुआ है। डॉक्टर सडाओ रन क्विकली। जब डॉक्टर सडाओ देखते हैं कि भाई वहां तो कोई एक आदमी है, उनको पहले पता नहीं था कि वो अमेरिकन सोल्जर है, उनको मतलब दिख रहा है दूर से कि भाई वहां तो एक कोई आदमी है जिनका जो माथा है ना इस प्रकार से गड़ा हुआ है, बालू में गड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही तेजी से दौड़ के वहां पे जाते हैं, बहुत ही तेजी से वहां पे दौड़ के जाते हैं। He saw that the man was wounded and unconscious। जब वहां पे जाते हैं डॉक्टर सडाओ तो देखते हैं कि जो आदमी है वो क्या है, घायल है और बेहोश पड़ा हुआ है, बेहोश है, घायल भी है और बेहोश भी है। फिर आगे देखो, डॉक्टर सडाओ एंड हाना वेंट टू हिम एंड सॉ दैट द अमेरिकन हैड बीन शूट इन द बैक। डॉक्टर सडाओ और हाना जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो सोल्जर है ना उनके पीठ में, ठीक है, पीठ में क्या है, गोली लगा हुआ है। ही वॉज ब्लीडिंग, वहां से खून भी निकल रहा है। ही वॉज एन इनेमी सोल्जर, ये हमारे दुश्मन सोल्जर है, ठीक है, हमारे नहीं, एक्चुअली में जापान का, मैं डॉक्टर सडाऊ के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। ही हैड नो रीजन टू सेव हिम येट द टुक हिम टू हिज हाउस। ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे उसका जान बचाया जाए, लेकिन फिर भी डॉक्टर सडाऊ उनको अपने घर ले आते हैं। ही हस्ड हाना टू ब्रिंग हॉट वाटर। फिर डॉक्टर सडाओ हाना को बोलते हैं कि जाओ गर्म पानी लेके आओ। वे नौकर को नहीं बोलते हैं, इसलिए नौकर को नहीं बोलते हैं क्योंकि नौकर को पता लग जाएगा, ऐसे भी वो हमारा क्या है, दुश्मन है। दे डिड नॉट वांट टू टेल देयर सर्वेंट अबाउट द व्हाइट मैन, या फिर अमेरिकन सोल्जर। जो डॉक्टर सडाओ है वे अपने नौकर को अमेरिकन सोल्जर यानी कि व्हाइट मैन के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, इसलिए हाना को बोलते हैं कि जाओ तुम गर्म पानी लेके आओ, तुम गर्म पानी लेके आओ। इट वॉज ए क्राइम टू हार्बर एन अमेरिकन। इस अमेरिकन को आश्रय देना, घर में पनाह देना एक क्राइम है। व्हेन द सर्वेंट्स न्यू दैट अबाउट द अमेरिकन सोल्जर दे लेफ्ट हिज हाउस एंड वेंट अवे। लेकिन फिर बाद में भाई सर्वेंट को पता चल ही जाता है इस अमेरिकन सोल्जर के बारे में। जैसे ही सर्वेंट को पता चलता है, नौकर को पता चलता है, नौकर डॉक्टर सडाओ का घर छोड़ के भाग जाता है। जब घर छोड़ के भाग जाता है ना तो यहाँ पर जो हाना है वो बहुत डर जाती है, वो डरती है कि कहीं ये किसी को बता ना दे, पुलिस वगैरह को बता ना दे, ताकि हम लोग भी जेल चले जाएंगे। देखो क्या है, हंग थॉट दैट द सर्वेंट्स वुड इन्फॉर्म द पुलिस, सो सी गॉट क्या है, स्कैर्ड। मतलब हाना जो है ना, हाना सोचते रहती है, हाना सोचते रहती है कि ये जो सर्वेंट है कहीं जाके पुलिस को ना बता दे, अगर पुलिस को बता दिया तो फिर हम लोग भी अरेस्ट हो जाएंगे, जेल हम लोग को भी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है, बट सी वॉज डिटरमाइंड टू हेल्प हिज हस्बैंड हु वॉज डूइंग ए नोबल जॉब। लेकिन फिर भी वे अपने पति का मदद करते हैं क्योंकि ये जो पति है इनके एक अच्छा एक नेक काम कर रहे हैं, इसीलिए। एट लास्ट अंत में डॉक्टर सडाओ ऑपरेटेड ओपन हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ। फिर डॉक्टर सडाओ इनका ऑपरेशन करते हैं और इनका जान बचा लेते हैं। आगे देखो क्या है, यहां पर है, टफ इट वॉज ए क्राइम टू सेव द लाइफ ऑफ एन इनेमी सोल्जर येट ही डिड इट। उनको पता है कि ये जो चीज मैं कर रहा हूं ये क्या क्राइम है, बिकॉज लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं, उसका जान बचाते हैं। क्योंकि बिकॉज ही वॉज ए डॉक्टर, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। सो इट वॉज हिज ड्यूटी, ये इसका कर्तव्य है कि कोई भी आदमी हो, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, जान उसका बचाया जाए। सो इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ ए डाइंग पर्सन। जो इंसान मरने वाला है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसका जान बचाना एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है। आगे देखो, ए डॉक्टर इज कंसिडर्ड द सेकेंड फॉर्म ऑफ गॉड। देखो, एक डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है। ही लिसन्ड टू हिज, ठीक है, ही लिसन्ड टू हिज कॉन्शियंस, ही रिस्क्ड हिज ओन लाइफ एंड सेव्ड द व्हाइट मैन्स लाइफ। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करते हुए अपने दिल का बात सुनते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं।
ये पता होते हुए कि वो दुश्मन है, लेकिन फिर भी वे उनका जान बचाते हैं और उनको वहां से जाने देते हैं। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? तो भाई डॉक्टर सडाउ से रिलेटेड, अमेरिकन सोल्जर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए, कितना सारा मैंने आपको लाइंस बताया, यही सब तो आपको वहां पर लिखना ही है, यही सब आपको लिखना है, इसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। आगे चलो, आगे देखो, अगला हमारा स्टार्ट होता है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। अगला चैप्टर क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें हम लोग मिस्टर लैम्ब के बारे में पढ़ेंगे, डेयरी के बारे में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आए, कोई सा भी क्वेश्चन आए, अगर उस क्वेश्चन में आपको मिस्टर लैम्ब दिख जाए तो भाई आप इस चीज को चिपका दो। मिस्टर लैम्ब दिख जाए तो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप चिपका डालो, बस हो गया, कुछ नहीं है। देखो मिस्टर लैम्ब के बारे में यहां पर सब कुछ देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, देख लो अच्छे से। मिस्टर लैम्ब इज ए डिसेबल्ड ओल्ड मैन, मतलब मिस्टर लैम्ब जो थे एक डिसेबल्ड यानी एक विकलांग आदमी थे। ही हैड एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, इनका एक नकली टांग था, एक बना हुआ टांग था। किस चीज का बना हुआ था? टीन का। ही हैड लॉस्ट हिज रियल लेग इन द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में ये अपने रियल लेग, जो वास्तव में जो लेग था, उसको खो दिए थे। ही लिव्ड इन अलोन फ्रूट्स गार्डन, ये अकेले एक फल के बगीचे में रहते थे। मिस्टर लैम्ब वाज द मैन ऑफ गुड बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर था बहुत ही अच्छा था। When he passed away in the streets, the children called him Lame Lamb, but he did not travel with these words. जब ये स्ट्रीट से पास होते थे तो बच्चे लोग भाई समझते हो ये लंगड़ा के चल रहे थे, आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है उनका, तो बच्चे लोग बोलते हैं लेमे लैम्ब, लेकिन फिर भी ये चिढ़ते नहीं है, इनको इस बात से कोई भी बुरा नहीं लगता, ये ट्रबल नहीं होते हैं। He had learned the life with nature, इन्होंने अपने लाइफ को नेचर से सीखा है। मिस्टर लैम्ब वाज ए गुड मोटिवेशनल मैन, और ये एक अच्छे मोटिवेशनल मैन भी है, जैसे संदीप महेश्वरी, तो समझो वही यहाँ पे एक अच्छे मोटिवेशनल मैन भी थे। ही टोल्ड डेरी दैट ही शुड नॉट फोकस ऑन हिज बर्न्ड फेस। देखो डेरी के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो डेरी का जो चेहरा था पूरी तरीके से जला हुआ था, लोग इनसे नफरत करते थे, कोई भी इनको देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कौन? मिस्टर लैम्ब बोलते हैं डेरी को कि तुम जो हो ना, ये अपने जले हुए चेहरे पर फोकस मत करो, इसके ऊपर तुमको ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? ही टोल्ड डेरी दैट ही हैड गॉट 2 आर्म्स, तुमको 2 भुजा मिला है, 2 आर्म्स मिला है, 2 आईज मिला है, 2 लेग्स मिला है, ठीक है, 2 ईयर्स यानी 2 कान मिला है, एक टंग, एक जीभ मिला है और एक ब्रेन मिला है। इसका यूज करो और जिंदगी में आगे बढ़ो और जिंदगी में कुछ करो। मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी दैट इफ सी विज्ड एंड सेट हिज माइंड ऑन इट। फिर जो भी बोलते हैं मिस्टर लैम्ब डेरी को, डेरी अपने मन में हर चीज को सेट कर लेते हैं। ही कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, फिर बोलते हैं कि तुम औरों से अलग कर सकते हो, करो तुम। Thus, मिस्टर लैम्ब चेंज्ड हिज लाइफ विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर क्या होता है? मिस्टर लैम्ब जो होता है ना, वो डेरी के लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। तो देखो मिस्टर लैम्ब के बारे में ये चीज जानो, कितना सारा कुछ आप लिख सकते हो, ऐसे सब तो एग्जाम में लिखना ही होता है, इसको लिख देना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेरी के बारे में। तो डेरी के बारे में देखो, तो डेरी वाज 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, ये 14 साल का एक क्या है? लड़का है। ही वाज डिसेबल्ड, ये भी भाई विकलांग है। हिज फेस वाज बर्न्ड बाय एसिड, इनका जो चेहरा है एसिड से जल गया था। हिज फेस लुक्ड ब्लैक एंड अगली, इनका जो फेस है ब्लैक दिखता था और बहुत ही खराब दिखता था, अगली दिखता था। डेरीज प्रॉब्लम वाज दैट हिज फेस वाज बर्न्ड बाय एसिड, इनका जो एकमात्र प्रॉब्लम है कि उनका जो चेहरा है वह एसिड से जल गया है, काला हो गया है, अगली हो गया है। द पीपुल हेटेड हिम, लोग जो है डेरी से नफरत करते हैं। डेरी फेल्ड इंसल्ट, डेरी यहां पर अपने आप को इंसल्ट फील करते हैं। डेरी वांटेड टू हाइड हिज फेस फ्रॉम द पीपुल बिकॉज दे फेयर टू सी इज अगली फेस, ठीक है। डेरी जो होते हैं ना, ये अपने चेहरे को लोगों से छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि इनका चेहरा जला हुआ था, बहुत ही खराब दिखता था, ब्लैक दिखता था, अगली दिखता था, इसीलिए। अकॉर्डिंग टू द पीपुल इट वॉज द अगलीस्ट फेस, लोगों के अनुसार ये बहुत ही बेकार सा चेहरा है, बहुत ही अगलीस्ट फेस है। ओनली मदर कुड लव हिम, बस माँ ही है। भाई बेटा कैसे भी हो ना, माँ ही प्यार करती है, रियल वाला, सच्चा वाला, ट्रू वाला, ठीक है। तो लोग तो इनसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, नफरत करते हैं, बट माँ उनसे सच्चा प्यार करती है। हिज थिंकिंग हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स बिकॉज दे टॉक्ड अबाउट हिम व्हाट ही वुड एवर डू आफ्टर दे हैड गॉन, हाउ ही कुड लिव विथ हिज
विथ दिस फेस इन दिस वर्ल्ड। मतलब बात यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनका जो विचार है उनके परिवार वालों से और लोगों से एकदम अलग था। वे सोचते थे अभी तो चलो मेरा घर वाला माँ मुझसे प्यार करती है, लेकिन अगर इन लोग चल गई तो मैं कैसे रहूंगा, मैं इस चेहरे को लेकर इस दुनिया में कैसे जीऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डेरी बोल रहे हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, डेरी इंटर्ड द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब। फिर डेरी क्या होता है, एक दिन मिस्टर लैम्ब के गार्डन में इंटर करते हैं। ही वेलकम्ड डेरी, मिस्टर लैम्ब डेरी का वेलकम करते हैं। मिस्टर लैम्ब चेंज्ड हिज लाइफ विथ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, और मिस्टर लैम्ब जो होते हैं उनके लाइफ को एकदम अच्छे तरीके से बदल देते हैं। डेरी वांटेड टू सर्व द ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब, डेरी भी मिस्टर लैम्ब के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। एट लास्ट डेरी बिकॉम सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट, और लास्ट में क्या होता है, डेरी सेंसिटिव, ठीक है, और इंटेलिजेंट बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, तेज बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज है, भावुक बन जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो देखो भाई, डेरी या फिर लैम्ब को लेकर कोई सा भी क्वेश्चन आए बस आप इसको चिपका देना, आपका बेड़ा पार, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो, आगे देखो भाई, अगला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। क्या है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बामा। इसका नाम क्या है, बामा। तो चलो बामा के बारे में जानते हैं कि बामा कौन थी, इसके बारे में आप जान लो। देखो बामा, तो बामा इज ए स्मॉल इनोसेंट स्कूल गर्ल फ्रॉम ए दलित कम्युनिटी इन साउथ इंडिया। मतलब बामा जो है ना, ये एक दलित थी, ये एक दलित थी, ये एक स्मॉल सी इनोसेंट सी स्कूल जाने वाली लड़की है जो दलित परिवार से है। दलित परिवार आप जानते हो, एक्चुअल में इस चैप्टर में ना छुआछूत के बारे में, यहाँ पर ये जो बामा है इसमें छुआछूत के बारे में कंप्लीट बताया गया है कि किस प्रकार से दलितों के साथ, यदि आप देखना जो छोटी जाति के जो लोग होते हैं उनके साथ अभी भी भेदभाव होता है, अभी भी उनसे छुआछूत किया जाता है। तो किस प्रकार से यहाँ पर छुआछूत होता है वही सब चीज यहाँ पर बताया गया है। तो बामा जो है एक छोटी सी इनोसेंट सी स्कूल जाने वाली लड़की है, ये दलित परिवार या फिर दलित समाज से बिलोंग करती है और ये साउथ इंडिया की है। शी इज ए विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। ये एक प्रमाण है, ये देखा है कि किस प्रकार से लोग नीचे जाति के लोगों को छूते नहीं है, किस प्रकार से कास्ट में भेदभाव होता है, ऊंची जाति नीची जाति, तुम ऊंचे जाति के हो तुम नीचे जाति के हो, इस प्रकार से किस प्रकार से भेदभाव होता है। बामा वाज बॉर्न इन ए लो कास्ट फैमिली, इनका जो जन्म है एक नीची जाति में हुआ है। द अपर कास्ट पीपुल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द लोअर कास्ट पीपुल, हमेशा से जो अपर कास्ट वाले जो लोग होते हैं वे लोअर कास्ट वाले लोगों को क्या करते हैं, छूते नहीं है, उनके साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। आगे देखो, दे कुड नॉट टच द फूड दैट वाज मेंट फॉर द अपर कास्ट पीपुल। अपर कास्ट पीपुल यानी ऊंचे जाति के लोगों का जो फूड होता है इसको नीचे जाति वाले लोग छू भी नहीं पाते हैं, छूते भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, वन क्या है, ऑन द वे ऑफ 10 मिनट्स सी टेक्स 30 मिनट्स टू रीच होम। मतलब देखो जो बामा, ये जो बामा है इनके स्कूल से घर का जो डिस्टेंस है, घर तक जाने में इनको समय लगता है 10 मिनट, लेकिन ये इधर उधर घूम के फिर के ये वो देख के घर पहुंचती है। कभी घर पहुंचने में कभी 30 मिनट लगा देती है, कभी 1 घंटा से भी ज्यादा लगा देती है, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज सी सीज ए, ये कभी कभार बंदर का नाच देखने लग जाते हैं, ये कभी कभार सांप खेला देखने लग जाते हैं, कभी कभार ये जो साइकिल चलाते हैं ये सब देखने लग जाते हैं, कभी कभार ये टेम्पल्स यानी कि मंदिरों को देखने लग जाते हैं, कभी कभार जो स्नैक्स बेचने वाले जो स्टॉल होते हैं, सिंघाड़ा वगैरह जहाँ बेचा जाता है वो सब चीज देख के ये आते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम मतलब बर्बाद कर देते हैं। समटाइम्स सी ऑल्सो लिसन्स टू द पॉलिटिकल स्पीच, कभी कभार ये क्या करते हैं, जो स्ट्रीट पे जो पॉलिटिकल का जो भाषण चलता है कभी कभार ये भाषण सुनने लग जाते हैं। सी सीज ए मैन फ्रॉम हर कम्युनिटी हैंडिंग ए पार्सल टू हिज मास्टर इन ए मैनर दैट हिज हैंड डज नॉट टच द स्किन ऑफ हिज मास्टर। मतलब यहां पर क्या है, देखो क्या बोला जा रहा है, वो देखती है कि उसके समुदाय का एक व्यक्ति अपने मालिक को एक पार्सल इस तरह सौंप रहा है कि उसका हाथ उसके मालिक की त्वचा को न छुए यानी टच ना हो। इस प्रकार से पार्सल को देते हैं ताकि मालिक से उसका हाथ टच ना हो, ठीक है। देखो कितना भेदभाव यहां पर दिख रहा है। आगे देखो, आगे क्या है, बामा वाज इन द 3rd स्टैंडर्ड, बामा 3री क्लास में है, एंड सी यूज्ड टू वॉक फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम, और ये टहलते टहलते अपने स्कूल से घर आती है।
वन डे, एक दिन क्या होता देखो, शी सॉ एन elderly man of her village carrying a small packet that contained some eatable। मतलब ये देखते हैं कि उनके ही बिरादरी का कोई एक आदमी है जो कुछ खाने का सामान ले जा रहे हैं। He held the packet by its strings without touching it। मतलब जिस प्रकार से मतलब खाना को ला रहे हैं कि खाना को टच नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस प्रकार से उनके मतलब रस्सी को पकड़े हुए हैं, उसके पैकेट को पकड़े हुए हैं, पैकेट का जो डोरी है उस चीज को पकड़े हुए हैं। एंड एक्सटेंडेड इट टू द लैंडलॉर्ड who opened it and began to eat। She thought it was something funny but आगे समझो बात को। जो इनके बिरादरी का ये जो आदमी होता है वो खाने को जो लाते हैं, लैंडलॉर्ड को जो देते हैं, उनके मालिक को जो देते हैं खाना, एक्चुअली में बात क्या होता है, ये खाना को टच नहीं करते हैं, बल्कि एक डोरी होता है, उस डोरी को पकड़े रहते हैं। उस सोचते हैं कि ये तो मजाक कर रहा है इसलिए मजाक में दे रहा है, लेकिन वास्तव में मजाक में नहीं देता है। उनका जो ब्रदर है, जो अन्नान है, अन्नान हर एल्डर ब्रदर, उनको समझाते हैं। टोल्ड हर दैट द मैन वाज नॉट फनी। ये जो आदमी ने फनी नहीं है, फनी के तौर पर ये इस प्रकार से उनको खाना नहीं दे रहे हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द अपर एंड लोअर कास्ट। उस दिन पता चलता है बामा को कि आखिर में माजरा क्या है, आखिर में बात क्या है। वे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, वो फनी आदमी नहीं है। यहाँ पर कास्ट को बांटा गया है, ऊपर कास्ट और नीचे वाला कास्ट में। ऊंची जाति नीचे जाति में बांटा गया है, वो नीचे जाति का है इसलिए उसको छू नहीं रहा है, बताते हैं, समझाते हैं। He also told her that they belonged to a lower caste and were considered untouchable by the poor। वो बताते कि हम लोग भी नीचे जाति के हैं, हम लोगों को भी ऊपर जाति वाले लोग नहीं टच करेंगे, नहीं छुएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बोल रहे हैं। ये हुआ पूरा हमारा बामा की कहानी। ठीक है, बामा के बारे में आपने जाना, तो बामा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है भाई आप इसको चिपका दो। और अगर बामा और जिटकाला सा दोनों मिलेगा तो आप दोनों लिख देना क्वेश्चन में। आप देखना ना, बामा है क्वेश्चन में, बामा वाला लिखो, जिटकाला सा वाला होगा तो जिटकाला सा वाला लिखना, बामा और जिटकाला सा दोनों वाला रहेगा तब दोनों वाला लिख दो। तो जैसा क्वेश्चन वैसा लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं जिटकाला सा। देखो मैंने क्या बोला आपको, अगर क्वेश्चन में बामा दिखता है तो आप केवल बामा वाला आंसर लिखो, अगर क्वेश्चन में जिटकाला सा केवल दिखता है तो आप जिटकाला सा वाला लिखो, अगर क्वेश्चन में बामा और जिटकाला सा दोनों दिखता है तो आप दोनों वाला लिख दो। और भाई इतना कर लोगे, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप लिख के ले लो, पक्का है, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा आप लिख के आओगे। ठीक है, जिटकाला सा के बारे में देखो, तो जिटकाला सा वाज ए नेटिव अमेरिकन, ये एक नेटिव अमेरिकन है। शी वाज सेंट टू द कार्लसले इंडियन स्कूल एट ए यंग एज। इनको क्या होता है, कार्लसले इंडियन स्कूल भेजा गया था। शी फेस्ड इंडिजिनिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन एट स्कूल। माने वहां पर स्कूल में इनको अपमान, भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ा, इतने सारी चीजों का सामना करना पड़ा। आगे देखो क्या होता है, पर होता क्या, देखो भाई जब ये स्कूल जाते हैं ना तो वहां पर उनके साथ अपमान होता है, उनका शोषण होता है, उनके लंबे लंबे बालों को काट दिया जाता है। ठीक है, एक जो सॉल लपेटे हुए थे तो सॉल को वहां से मतलब उतार दिया जाता है, ताकि मतलब वहां पर सिस्टम था कि लड़कियों का पूरा शरीर जो साइज है वो पूरा दिखे। तो इस प्रकार से अपमान होता है, शोषण होता है, लंबे लंबे बाल काट दिए जाते, तो बस सही है। देखो लिखा हुआ है कि जिटकाला हैज बीन एडमिटेड टू ए बोर्डिंग स्कूल कॉल्ड, उस बोर्डिंग स्कूल का नाम क्या है, कार्लसले इंडियन स्कूल। मतलब जिटकाला को कार्लसले इंडियन स्कूल नामक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिया गया, मतलब वहां पर उनका एडमिशन करा दिया गया। द बोर्डिंग स्कूल फोकस्ड on changing the cultural habits of students and converting them to American cultural। ठीक है, मतलब होता है क्या, जो बोर्डिंग स्कूल था वो मतलब स्टूडेंट का कोई भी कल्चर हो उससे मतलब नहीं था, वो स्कूल वाले क्या कर रहे थे, अमेरिका का जो कल्चर था उसमें सबको कन्वर्ट कर रहे थे। When she was about to enter the dining hall for her dinner, ठीक है, मतलब डाइनिंग हॉल में जब ये पहुंचते हैं रात के डिनर के समय, authorities took off the shawl from her soldier, जो सावल लगा हुआ था उस सावल को नीचे कर देते हैं बिफोर इंटरिंग, जैसे ही वो प्रवेश करते थे। वो लिखा है कि जब वो अपने डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में प्रवेश करने वाली थी तो प्रवेश करने से पहले अधिकारियों ने उसके कंधे से शॉल उतार दिया। शॉल क्या करते हैं, उतार देते हैं। शी केम टू नो दैट ऑल द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल वेयर फोर्स्ड टू वेयर ड्रेसेस वेयर देयर इंटायर बॉडी शेप वाज विजिबल। उन्हें पता चला कि स्कूल में सभी भारतीय लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता था जिसमें उनके पूरे शरीर का आकार दिखाई दे, मतलब पूरा शरीर का जो शेप है वो दिखाई दे। इट सीम्ड इमोडेस्ट टू हर,
द हेयर्स वेयर ऑल्सो कट शॉर्ट। यह उसे अच्छा नहीं लगा। भाई जाहिर सी बात है, लड़कियों का इज्जत ही उसका सब कुछ होता है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। फिर इनका बाल भी बाद में काट दिया जाता है, और जब बाल इनका काटा जाता है चित्रकला शाह का, तो ये बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं। मतलब उनको लगता है कि भाई मेरे साथ अपमान हो गया है। इसके बाद आगे क्या है देखो, आगे है लेटर। एट द डाइनिंग हॉल शी वॉज बींग keenly observed by a pale woman as she did not know about table manners। बाद में डाइनिंग हॉल में एक क्या है, यहां पर एक देखो, यहां पर लिखा हुआ है एक पेल वुमेन, यानी कि एक पीली महिला उसे गौर से देख रही थी, क्योंकि वो टेबल मैनर्स के बारे में नहीं जानती थी। यहां पर चित्रकला शाह को टेबल मैनर्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए जो औरत थी ना, वो ये चित्रकला शाह को देखते जा रही है। वन ऑफ हर फ्रेंड्स फ्रॉम द बोर्डिंग स्कूल, इनका एक दोस्त है उसी बोर्डिंग स्कूल का, ठीक है, क्या नाम है उसका, जुडविन। जुडविन जो है ये चित्रकला शाह से बोलते हैं हर हेयर इज गोइंग टू बी कट बाय द पेल वुमेन। इनका जो फ्रेंड है, ठीक है, क्या नाम है इसका फ्रेंड का, जुडविन। जुडविन बोलते हैं चित्रकला शाह को कि ये जो अभी औरत देख रहा है ना तुमको, ये औरत तुम्हारा भी बाल काटेगा, ठीक है। चित्रकला डिड नॉट वांट हर हेयर टू बी कट एज शी डिड नॉट वांट टू बी लुक्ड एट एज ए क्या है, कोवार्ड। मतलब यहाँ पर चित्रकला शाह नहीं चाहती थी कि वो अपने बाल कोई मतलब बाल को इसके कोई बाल को काटे, क्योंकि बाल को काटना ये अपमानित महसूस करते हैं। ये कायर बोलेगा कि मुझे कायर नहीं बनना है, मुझे बाल कोई मेरा ना काटे। शी हाइड्स हरसेल्फ अंडर द बेड इन ए बेडरूम, क्या है, अपस्टेयर्स। वो ये क्या करते हैं, अपने आप को बेडरूम में छिपा लेते हैं। बट शी कैन नॉट प्रोटेक्ट हर हेयर फ्रॉम द पेल वुमेन। लेकिन ये जो चित्रकला शाह है, ये अपने बालों को इस पीली महिला से, मतलब ये जो महिला थी, इससे बचा नहीं पाते हैं। फाइनली इनके बाल को काट दिया जाता है, फाइनली इनके बाल को काट दिया जाता है। सी फील्स, फिर ये क्या महसूस करते हैं देख लो, ये महसूस करती है कि वह कहती है कि वह भेड़ बन गई है जो चारवाहे के पीछे चलती है। तो कुछ इस प्रकार से है ये हमारा चित्रकला शाह का स्टोरी। चित्रकला शाह का स्टोरी थोड़ा सा हो सके आपको डिफिकल्ट टफ लग सकता है, खैर कोई नहीं, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, आप कर लोगे। सारा मैंने बता दिया भाई, इतना कर लो। इससे और एक दो चैप्टर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इतना करोगे ना भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ऐसे भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, काफी है, इतना कर लो। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।